मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र में। हमने पढ़ लिया था लार ग्रंथि उसके बारे में। पाचन तंत्र में हमने दांत के बारे में और जीभ के बारे में पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं हमारे एक यवला नामक संरचना होती है। यवला एक संरचना होती है, यवला। यवला ये जो यवला संरचना है वो है मांसपेशियों से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है? मांसपेशियों से बनी हुई होती है। और ये क्या कार्य करती है कि कभी कभी यवला का आकार जो है वो ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा होने के कारण सोते समय ये यवला जो है वो कठोर तालू से टकराती है, जिसके कारण व्यक्ति को जो खर्राटे भरी जो ध्वनि आती है, खर्राटे की ध्वनि, वो यवला के कठोर तालू से टकराने के कारण आती है। तो यवला एक मांसपेशियों से बना हुआ अंग होता है और इस अंग से, इस यवला से क्या होता है कि ये वृद्धि होने के कारण जब ये बढ़ जाता है तो क्या करता है, मांसपेशियों से इससे कठोर तालू से टकराता है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को बोलते हैं खर्राटे। तो इसमें लिखेंगे क्या कि ये मांसपेशियों का बना होता है। मांसपेशियों का बना होता है। ये मांसपेशियों का बना होता है और ये भोजन को मुख गुहा से ग्रसनी में धकेलता है। भोजन को मुख गुहा से ग्रसनी में धकेलता है। क्या कार्य करता है ये? भोजन को मुख गुहा से ग्रसनी में धकेलने का कार्य करता है। फिर अभी मैंने बताई थी कि कुछ लोगों में सोते समय यवला का आकार बढ़ जाता है। कुछ लोगों में सोते समय यवला का आकार बढ़ जाता है। कुछ लोगों में सोते समय यवला का आकार बढ़ जाता है, जिससे यवला कठोर तालू से टकराता है, जिससे यवला कठोर तालू से टकराता है। और इसके टकराने से मैंने भी कहा एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को क्या कहते हैं? खर्राटे। कठोर तालू से टकराता है तथा एक ध्वनि का निर्माण होता है। तथा एक ध्वनि का निर्माण होता है। एक ध्वनि का निर्माण होता है जिसे खर्राटे कहते हैं। जिसे खर्राटे कहते हैं। इस ध्वनि को क्या नाम दिया गया है? खर्राटे कहा गया है। ये जो ध्वनि है हमारी, उस ध्वनि को क्या कहते हैं? खर्राटे कहते हैं। तो ये लिख लें। उसके बाद में हम आगे अगला जो टॉपिक हमारा वो चालू करते हैं कि किस प्रकार से यवला के बाद में हम देखते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। ये जो है खर्राटे कैसे आते हैं उसके बारे में। यवला हो गया, मांसपेशी से बना हुआ अंग है और मुख गुहा से भोजन को ग्रसनी में धकेलता है। कुछ व्यक्तियों में सोते समय इसका आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें खर्राटे। तो कोई पूछा आपको कि खर्राटे क्यों आते हैं व्यक्तियों को, तो किसके कारण? सोते समय यवला के आकार के बढ़ जाने के कारण क्या होते हैं? खर्राटे आते हैं। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा लार ग्रंथियाँ। अगला पॉइंट हमारा क्या? लार ग्रंथियाँ।
लार ग्रंथियां देखते हैं। तो लार ग्रंथियों के बारे में देखें तो ये संख्या में कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है। इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। ये संख्या में कितनी होती है? 3 जोड़ी होती हैं। जो क्या कार्य करती हैं? जो लार रस का स्राव करती हैं। जो लार रस का स्राव करती हैं। क्या कार्य करती हैं? लार रस का स्राव करती हैं। कि इनमें संख्या में 3 जोड़ी होती है और इनका कार्य लार रस का स्राव करती हैं। अब हम अगर देखें जो हमारा लार रस है उसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके में देखें लार रस में। तो लार रस में हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं लाइसोजाइम। क्या देखें? लाइसोजाइम। सबसे पहले देखते हैं लाइसोजाइम। ये क्या कार्य करता है कि भोजन के साथ जो आए जीवाणु हैं उनकी कोशिका भित्ति को गलाता है। ये लाइसोजाइम है वो क्या कार्य करता है? भोजन के साथ आए जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गलाता है, जिससे सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जिससे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जिसके कारण सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। और यही कारण सुनना, आप कभी ये सुनो कि जैसे साधारण गांव में ये सुनते हो कि गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, तो सही में वो सही होता है। क्यों? क्योंकि गौमूत्र होता है उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है, जो वातावरण में फैले हुए जो सूक्ष्म जीव हैं या जीवाणु हैं उनको नष्ट करने में सहायक होता है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट लाइन में लिख सकते हो कि गौमूत्र में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। गौमूत्र में लाइसोजाइम पाया जाता है। गौमूत्र में लाइसोजाइम पाया जाता है। गौमूत्र में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। ये भी ध्यान देना है। केवल गौमूत्र भी पाया जाता है, अन्य पशुओं के मूत्र में लाइसोजाइम नहीं होता है। यही कारण है कि गौमूत्र को पवित्र माना जाता है कि गौमूत्र का हमें छिड़काव करना चाहिए या लेना चाहिए तो चारों ओर। तो उसका क्या कारण है कि वो किनको नष्ट करेगा? सूक्ष्म जीवों। कौन करेगा? लाइसोजाइम करेगा। कौन करेगा? लाइसोजाइम एंजाइम करेगा। उसके बाद में अगर हम ये देखें, इसमें एक लारी एमाइलेज एंजाइम होता है या उसको हम टाइलिन बोलते हैं। लारिये एमाइलेज या उसका दूसरा नाम है टाइलिन। लारिये एमाइलेज या टाइलिन। तो ये जो लारिये एमाइलेज है या जो टाइलिन एंजाइम है वो क्या कार्य करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। इसका कार्य क्या है? स्टार्च का पाचन करता है। क्या कार्य करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। तो नीचे लिख सकते हो स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। स्टार्च बदलता है किसमें? माल्टोज में। कौन बदलता है? टाइलिन। टाइलिन। ये जो टाइलिन एंजाइम है कितनी पीएच पर? लगभग 6.8 पीएच पर स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। अगर हम देखें तो ये स्टार्च होती है वो स्वादहीन शर्करा है
और ये कैसी शर्करा है, मीठी शर्करा है। ये भी कोष्टक में लिख सकते हो आप, स्वादहीन, और ये कैसी होती है, मीठी। ये कैसी होती है, मीठी शर्करा। तो ये पॉलीसेकेराइड, ये डाइसेकेराइड होता है। तो ये कैसा है, स्वादहीन शर्करा है, उसको मीठी शर्करा में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है, टॉयलिन करता है। ये भी किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है। तो ये हमारा हुआ किसके बारे में, लार ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में हुआ, लार ग्रंथियों के बारे में, कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती हैं ये। इनसे जो स्रावित रस होता है, जो लार रस का स्राव करती हैं, लार रस में क्या क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम और लार ये एमाइलेज या टॉयलिन। लाइसोजाइम करता है सूक्ष्म जीवों को, भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है, और ये टाइलिन है वो स्टार्च के आंशिक पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। यहाँ तक लिख लिया। तो आगे हम देखते हैं ग्रसनी। आगे अगला पॉइंट डालते हैं हम क्या, ग्रसनी। लार ग्रंथियां पूरी हो गई हमारी। अगला पॉइंट देखते हैं हम, ग्रसनी। अगला पॉइंट हमारा ग्रसनी, और ये भोजन तथा वायु का क्या होता है, उभयनिष्ठ मार्ग होता है। ग्रसनी, देखो ग्रसनी क्या होता है, भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ मार्ग। भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। ये क्या होता है, भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रसनी में कोई एंजाइम नहीं, कोई पाचन क्रिया नहीं। यहाँ कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसलिए यहाँ कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। क्या कारण है इसका, कि यहाँ पर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ग्रसनी में कोई एंजाइम नहीं होता है, केवल ग्रसनी में कर्मानुकुंचन गतियाँ होती हैं, जिसके कारण भोजन क्या होता है, ग्रसनी से आगे ग्रसिका में धकेला जाता है। यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता है, इसलिए ग्रसनी में कर्मानुकुंचन गतियाँ होती हैं, जिससे भोजन ग्रसिका में धकेला जाता है। तो ग्रसनी में क्या होती हैं, कर्मानुकुंचन गतियाँ होती हैं। ग्रसनी में कर्मानुकुंचन गतियाँ होती हैं। ग्रसनी में कर्मानुकुंचन गतियाँ होती हैं, जिससे भोजन को ग्रसिका में धकेला जाता है, जिससे भोजन को ग्रसिका में धकेला जाता है। फिर आगे देखें, ग्रसनी पर एक एपिग्लोटिस नामक ढक्कन पाया जाता है। ग्रसनी पर क्या होता है, एक एपिग्लोटिस नामक ढक्कन पाया जाता है। ग्रसनी पर एक एपिग्लोटिस नामक ढक्कन पाया जाता है, जो भोजन को, जिसका कार्य क्या है, भोजन को क्या करता है, ये श्वास नली में जाने से रोकता है। जो भोजन को श्वास नली में
जाने से रोकता है। क्या कार्य कर रहा है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अब इसके बाद में हम देखें कि कभी कभी अगर हम देखें हिचकी क्या होती है, जब भोजन गलती से क्या होता है श्वास नली में प्रवेश करता है तब डायफ्राम लगातार संकुचन और शिथिल होता है, जिसके कारण हिचकी का निर्माण होता है। मतलब हिचकी क्यों होती हैं, हिचकी किस प्रकार से होती हैं, तो उसका क्या होता है कभी कभी गलती से भोजन क्या चला जाता है श्वास नली में चला जाता है, तो उससे ही भोजन को बाहर निकालने के लिए, श्वास नली में फंसे हुए भोजन को बाहर निकालने के लिए क्या होता है लगातार डायफ्राम संकुचन और शिथिलन करता है जल्दी जल्दी, तो जिसके कारण किसका निर्माण होता है हिचकी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हिचकी का निर्माण होता है। तो एक पॉइंट डालकर हिचकी पॉइंट डालकर लिखें, हिचकी पॉइंट डालें। हिचकी क्या होती है? हिचकी, तो हिचकी में लिखेंगे क्या कि जब भोजन गलती से श्वास नली में प्रवेश करता है, हिचकी। और इसमें लिखें जब भोजन गलती से श्वास नली में प्रवेश करता है, जब भोजन गलती से श्वास नली में प्रवेश करता है तो डायफ्राम में लगातार संकुचन व शिथिलन होता है। तो डायफ्राम में लगातार संकुचन व शिथिलन होता है, संकुचन व शिथिलन होता है, जिसके कारण हिचकी का निर्माण होता है, जिसके कारण हिचकी का निर्माण होता है, जिसके कारण हिचकी का निर्माण होता है। ये हमारी ग्रसनी पूरी हुई। अब देखते हैं हम क्या ग्रसिका, अगला हमारा पॉइंट है ग्रसिका। तो हिचकी क्या होती है समझ गए। अब हम देखते हैं ग्रसिका। ग्रसिका भी वही, ग्रसिका इसमें भी वही बात लिखेंगे कि इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं होता। केवल ये क्या कार्य करता है भोजन को आमाशय में धकेलता है। ये क्या कार्य करता है भोजन को आमाशय में धकेलता है। तो इसमें लिखेंगे ग्रसिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, ग्रसिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, इसलिए यहाँ कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। यह भोजन को आमाशय में धकेलता है, यह भोजन को आमाशय में धकेलने का कार्य करता है। कौन? ग्रसिका। ग्रसिका से भोजन को क्या किया जाता है आमाशय में धकेला जाता है। अब देखते हैं हम क्या आमाशय, जो मुख्य पॉइंट है हमारा आमाशय के बारे में। स्टोमच, आमाशय देखते हैं हम। देखो अगला पॉइंट डालते हैं हम क्या आमाशय। आमाशय, तो अभी हम देखेंगे कि जो आमाशय होता है उसमें क्या पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है आमाशय में? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये जठर ग्रंथियां क्या कार्य करती हैं? जठर रस स्रावित करती हैं। कि जहाँ आमाशय हमारा उस आमाशय में पाई जा रही है क्या जठर ग्रंथियां। और ये जठर ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं जठर रस, क्या कार्य करती हैं जठर रस का स्राव करती हैं। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये जठर ग्रंथियां जठर रस का क्या करती हैं स्राव करती हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो जठर ग्रंथियां हैं उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिसके द्वारा जठर रस का स्राव होता है। तो उसमें हम कोशिकाएं देख रहे हैं दो प्रकार की, एक तो श्लेष्म कोशिकाएं और एक मुख्य कोशिकाएं, और एक होती है ऑक्जेटिक सेल या ऑक्जेटिक कोशिका। तो पहले देखते हैं हम कौन सी श्लेष्मा कोशिका
कि हमारी ये जठर ग्रंथियां हैं जो जठर रस का स्राव करती हैं। अब ये जो जठर ग्रंथियां हैं वो जठर ग्रंथियां होती हैं 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती। कितने प्रकार की कोशिकाओं से? 3 प्रकार की कोशिकाएं। नंबर 1 पर आती है श्लेष्म कोशिका या श्लेष्मा कोशिका। क्या आती है नंबर 1 पर? श्लेष्म कोशिका या श्लेष्मा कोशिका। तो ये श्लेष्मा कोशिका है वो म्यूकस या श्लेष्मा का स्राव करती है। श्लेष्मा या उसको बोलते हैं क्या? म्यूकस का स्राव करती हैं। मतलब ये श्लेष्म कोशिकाएं हैं वो श्लेष्मा या म्यूकस का क्या करती हैं? स्राव करने का कार्य करती हैं। और फिर क्या कार्य करता है? ये श्लेष्मा एक पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है। ये जो श्लेष्मा है वो क्या है? पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ है। पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ है और इसका कार्य क्या होता है कि जो आमाशय की दीवार है उसकी HCl से क्या करती है? सुरक्षा करती हैं। HCl से क्या करती हैं? सुरक्षा करने का कार्य करती हैं। कि आमाशय की जो भित्ति है जो HCl से आमाशय की दीवारों को क्या करता है? रक्षा करता है। ये पहले प्रकार की कोशिका हुई। दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं जिनको बोलते हैं हम ऑक्जेटिक सेल। ऑक्जेटिक सेल, ऑक्जेटिक सेल या ऑक्जेटिक कोशिका, इसको बोलेंगे श्लेष्म सेल या श्लेष्म कोशिका। ये ऑक्जेटिक जो सेल्स हैं वो क्या कार्य करती हैं? HCl तथा नेज कारक का स्राव करती हैं। और ये HCl क्या करता है? नेज कारक और HCl का देखो ये क्या कार्य करती है? एक तो HCl का स्राव, नेज कारक HCl का स्राव करती हैं। इसका कार्य है नेज कारक व HCl का स्राव करती हैं। ये HCl तथा नेज कारक का स्राव करती हैं। HCl क्या कार्य करता है? HCl का कार्य क्या है? भोजन को अम्लीय माध्यम, भोजन को क्या देता है? ये अम्लीय माध्यम देता है। और दूसरा ये जो नेज कारक है ये क्या कार्य करता है? ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन को भी सक्रिय करने का कार्य करता है। ये HCl एक तो भोजन को अम्लीय माध्यम देता है और एक जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन, उसको क्या करता है? सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। कौन? HCl 6.8 pH पर। तो ये इसके कार्य हो गए क्या कि दूसरी जो ऑक्जेटिक सेल हैं वो क्या कार्य कर रही हैं? HCl नेज कारक का स्राव करती हैं और ये क्या कार्य करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। निष्क्रिय जो पेप्सिनोजन है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। उसके बाद में जो तीसरी प्रकार की इसमें कोशिकाएं आती हैं, तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं आती हैं वो आती है मुख्य कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं आती हैं? मुख्य कोशिकाएं या पेप्टिक सेल। ये दूसरे प्रकार की हो गई। या लिख रहा हूं तीसरे प्रकार की पेप्टिक सेल या मुख्य कोशिकाएं। मुख्य कोशिकाएं या मेन सेल्स इसको बोलते हैं हम। ये क्या कार्य करती हैं? पेप्सिनोजन का स्राव करती हैं और पेप्सिन क्या कार्य करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या कार्य करती हैं? पेप्सिनोजन का स्राव करती हैं, स्राव करती हैं। पेप्सिनोजन का स्राव करती हैं। ये पेप्सिनोजन है वो HCl के कारण किस में बदला? पेप्सिन में। और ये पेप्सिन क्या कार्य करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये हुआ हमारा किसके बारे में? आमाशय के बारे में। किसके बारे में हुआ? आमाशय के बारे में। तो आमाशय के बारे में जो सबसे पहले जो मुख्य चीज़ें और भी हैं आमाशय हमारे बारे में, लेकिन यहाँ तक हम देख रहे हैं कि सबसे पहले आमाशय में हमने देखा क्या पाई जा रही हैं? जठर ग्रंथियाँ। ये जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं? जठर रस का स्राव करती हैं। फिर हमने देखा जठर ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। श्लेष्म कोशिका, श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव करती हैं। क्या कार्य करता है ये? HCl से आमाशय की भित्ति की सुरक्षा करता है। फिर दूसरी हम देखें तो वो है कौन सी? ऑक्जेटिक सेल। ऑक्जेटिक जो सेल हैं वो क्या कार्य करती हैं? HCl का स्राव करती हैं और ये HCl क्या करता है? भोजन की अम्लीयता प्रदान करता है
और क्या करता है, HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है। फिर तीसरी जो मुख्य कोशिकाएं हैं वो पेप्सिनोजन का स्राव करती हैं और पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में बदलकर क्या करता है, प्रोटीन पाचन में क्या होता है, सहायक होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि प्रोटीन का जो देखें हम कि ये जो प्रोटीन पाचन कौन है, पेप्सिन है। आगे इसी में आमाशय में ही पढ़ रहे हैं अभी, एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार कि मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाते हुए आमाशय में पाचन की क्रियाविधि आमाशय के बारे में समझाइए। तो अभी हम आमाशय में ही पढ़ रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं, देखो कि अभी देख रहे थे हम क्या, प्रोटीन इस प्रोटीन को बदला जाता है पेप्टोन प्लस डाईपेप्टोन में। कौन बदलता है, पेप्सिन। कौन बदलता है, पेप्सिन बदलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोटीन का जो सर्वाधिक पाचन है वो आमाशय में होता है। नेज कारक जो होता है वो विटामिन B12 का अवशोषण करते हैं। कि प्रोटीन का जो सर्वाधिक पाचन है, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है, आमाशय में। आमाशय में होता है। और जो अभी हमने देखा था नेज कारक, क्या देखा था, नेज कारक। ये जो नेज कारक है वो क्या कार्य करता है, विटामिन B12 के अवशोषण को, विटामिन B12 के अवशोषण को प्रेरित करता है। नेज कारक क्या कार्य करते हैं, विटामिन B12 का अवशोषण करते हैं। और ये जो हमारा है वो प्रोटीन का सर्वाधिक जो पाचन है वो भी कहाँ पर होता है, आमाशय में होता है। चाहे आप इन दोनों को नोट लगा करके भी लिख सकते हैं। नोट कि प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो आएगा कहाँ पर, आमाशय में। और अगर हम देखें कि विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो आमाशय में। किसके कारण, नेज कारक के कारण। किसके कारण, नेज कारक के कारण जो अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है, विटामिन B12 का, वो भी आमाशय में होता है। इसके बाद में एक आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो क्या कार्य करता है, यह वसा का पाचन करता है। तो इसमें लिख सकते हो क्या, यह है वसा का पाचन करता है। ये क्या कार्य करता है, यह है वसा का पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या कार्य करता है, वसा का पाचन करता है। उसके बाद में देखते हैं हम क्या, रेनिन। क्या देखते हैं, रेनिन। तो देखें हम, जो रेनिन है ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, रेनिन। तो अगर हम रेनिन की बात करें तो ये क्या होता है, यह है छोटे बच्चों में पाया जाता है। यह है छोटे बच्चों में पाया जाता है। रेनिन क्या होता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। उसके बाद में हम देखें अगर इस रेनिन के बारे में, तो यह माँ के दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। इसका कार्य क्या है, माँ के दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न कि माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन है, तो आंसर आएगा केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है रेनिन। ये पाया जाता है किसमें, छोटे बच्चों में। तो ये माँ के दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करने का कार्य करता है। कौन, रेनिन एंजाइम। फिर अगर हम आगे देखें, भोजन हमेशा क्या होता है, रिटर्न आमाशय से ही आता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उल्टी के समय, रिटर्न का मतलब होता है उल्टी, तो उल्टी के समय भोजन कहाँ से वापस आता है, तो आमाशय से भोजन वापस आता है। कभी भी अगर आप उल्टी के बारे में बात करें या आपको कभी भी उल्टी हुई हो, तो आप देखते हैं कि हमने जो भोजन खाया था 4-5 घंटे पहले, वो ही आता है। अगर हमने 10-12 घंटे पहले कुछ खाया है तो वो बार नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि उल्टी में आमाशय का भोजन है वो ही वापस आता है। तो ये भी ध्यान लिखना कि भोजन रिटर्न कहाँ से आता है? आमाशय से आता है। तो भोजन हमेशा रिटर्न आमाशय से आता है, ये लाइन लिख सकते हो आप। भोजन हमेशा रिटर्न आमाशय से आता है। भोजन हमेशा रिटर्न कहाँ से आता है? आमाशय से। कोष्टक में लिख सकते हो उल्टी के समय। कब? उल्टी के समय। उल्टी होती है उस समय भोजन हमेशा रिटर्न कहाँ से होता है? आमाशय से होता है उल्टी के समय। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, एक हमारी होती है एसिडिटी। क्या होती है? एसिडिटी, जिसको हम बोलते हैं क्या? अम्लता। और एक होती है हमारी एंटी एसिडिटी या प्रति अम्ल, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रति अम्ल। देखो एसिडिटी क्या होते हैं कि आमाशय में अम्ल का जो स्राव है वो ज़्यादा हो जाए। आमाशय में अम्ल का स्राव क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम क्या? एसिडिटी, यानी अम्लता कहते हैं। और अगर हम उसके उपचार के लिए जिस दुर्बल क्षार का हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं क्या? प्रति अम्ल। क्या बोलते हैं उसको? प्रति अम्ल कहते हैं। तो हम देखते हैं पहले एसिडिटी। तो एसिडिटी जब आमाशय में HCl की मात्रा क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। अभी हम ये दो टॉपिक और देखते हैं, अम्लता और प्रति अम्ल, यानी एसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। क्यों होती है, किस प्रकार से एसिडिटी हमारे होती है और उसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी आमाशय से संबंधित ही होता है। तो इसको बोलते हैं अम्लीयता या एसिडिटी। अम्लीयता या बोलते हैं इसको एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। अब देखो इसमें क्या होता है, जब आमाशय में HCl की मात्रा क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। क्या होता है? आमाशय में HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। आमाशय में HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। आमाशय में HCl की मात्रा क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो आमाशय की दीवारों में क्या होती है? जलन उत्पन्न होती है। तो आमाशय की जो दीवारें हैं, दीवारों में, कहाँ पर? आमाशय की दीवारों में जलन उत्पन्न होती है। आमाशय की दीवारों में क्या होती है? जलन उत्पन्न होती है। इसे ही क्या कहते हैं हम? इसे ही अम्लीयता कहते हैं। अम्लीयता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अम्लीयता कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, जिसे एसिडिटी कहा जाता है। अब इसके कारण क्या होते हैं आप डालना अगला पॉइंट, एसिडिटी के कारण। एसिडिटी के कारण, एसिडिटी के कारणों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहला कारण होता है इसका अनियमित भोजन का समय। अनियमित भोजन का समय, अनियमित भोजन का समय, अनियमित भोजन का समय। अनियमित भोजन के समय के कारण ये होता है कि जो हम डेली अगर ये मानो 8 बजे भोजन कर रहे हैं, डेली हम क्या करते हैं? 8 बजे भोजन करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क से क्या करता है? ये सोचता है कि भोजन आने वाला है और उसके कारण वो क्या कर देता है? अम्ल स्राव कर देता है। डेली 8 बजे खा रहे हैं, तो अगर हमने एक दिन 11 बजे कहा तो वो तो 8 बजे स्रावित हो गया, तो क्या करेगा? दीवारों पर जलन महसूस करेगा और हमें क्या हो जाएगी? एसिडिटी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम च्युइंगम चिगल रहे हैं या धूम्रपान कर रहे हैं तो उसके कारण भी एसिडिटी होती है। क्यों? क्योंकि उससे भोजन हमारे मुँह में चल रहा है, तो मुँह में चलता है तो हमारे मस्तिष्क को सूचना मिलती है कि मुँह में कुछ आ गया, और वो कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा, आमाशय में आएगा वो, तो उसके लिए HCl स्राव होना प्रारंभ कर देता है, बल्कि आगे गया ही नहीं कुछ,
तो उसके कारण भी एसिडिटी हो जाती है। ये नहीं कहते अगर हम रोज़ उसका सेवन कर रहे हैं तो फिर ज़रूरी नहीं कि एसिडिटी हो। क्यों? क्योंकि फिर तो हमारा मस्तिष्क समझ जाता है कि ये तो रोज़ ही ऐसे ही कुछ क्या करता है, चिघलता है, और अब वो HCl स्रावित नहीं करेगा, आदी हो जाएगा उसका। लेकिन अगर हमने अचानक कुछ खाया है, अचानक हम चिगम चुबा रहे हैं या कर रहे हैं, तो हमें एसिडिटी होने का खतरा होता है। और जो हमारा तीसरा कारण होता है वो होता है मसालेदार भोजन के सेवन से। तीसरा कारण क्या है? मसालेदार भोजन के सेवन से। तो पहला लिखे हमने क्या? अनियमित भोजन का समय। दूसरा हम लिखेंगे च्युइंगम व किसके कारण? धूम्रपान के सेवन से। और तीसरा जो इसका पॉइंट है वो पॉइंट हम लिखेंगे क्या? मसालेदार भोजन के सेवन से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला जो हमारा पार्ट है उसमें हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।